नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये साप्ताहिक शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 17 लाख अफगानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस ऑर्डर का नतीजा क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। प्रवीण, आपकी तरफ एक बार फिर रुक करूंगी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं इस ऑर्डर के बारे में। अपूर्वा, जैसे कि हमारे दर्शक ज़रूर जानते होंगे, अफगान बहुत सारे अपने देश को छोड़ के ईरान गए हैं, पाकिस्तान गए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब 1970s में वॉर शुरू हुआ था सोवियत यूनियन के साथ, उसके पहले भी, तब से अफ़गान पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पे गए हैं। पेशावर इर्द गिर्द बॉर्डर के एरियाज़ में रहे हैं। ऊपर से क्योंकि अफ़गानिस्तान के सदर्न हिस्सों में ज़्यादातर पश्तून आबादी है और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में ज़्यादा पश्तून है, तो कई सारे लोगों के फैमिली के ताल्लुक़ हैं। तो वहाँ 3-4 पीढ़ी से लोग बस गए हैं, रेफ्यूजीज़ कहलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं, फैमिलीज़ हुई हैं। अब पिछले कुछ अरसे से क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़े हैं, दोबारा वहाँ दहशतगर्दी की प्रॉब्लम पाकिस्तान में पैदा हो गई है और पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि तालिबान इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है कि अब ये सारे जो अफ़गान शरणार्थी हैं उनको हटा दिया जाएगा मुल्क से। अब ये इस वक्त डिसीजन लिया जा रहा है जब अफ़गानिस्तान में आर्थिक हालात बहुत ख़राब है और इसके क्या नतीजे रहेंगे, इतने सारे लोग, क्या वाकई पाकिस्तान इनको हटा पाएगा? अगर हटाए या हटाने की कोशिश करे तो उसके फॉल आउट क्या रह सकते हैं जी। ये ज़रूर बहुत ही इसके गंभीर फॉल आउट्स हो सकते हैं। चलिए, इसी बात पे पहला सवाल दूंगी। विनायक सरदेसाई हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे कि पाकिस्तान का आरोप है, हल्का लंबा सवाल है, बोल रहे पाकिस्तान का आरोप है कि इस साल हुए आधे से ज़्यादा सुसाइड अटैक्स अफगानिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों ने किए, इसलिए नवंबर तक पाकिस्तान ने 17 लाख से अधिक अनऑथराइज अफगानों को निर्वासित करने का निर्णय लिया है। वो बोल रहे हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पाकिस्तान में अफ़गान इमिग्रेंट्स के साथ व्यवहार को अनएक्सेप्टेबल बताया और पाकिस्तान से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निर्वासित करने का अपना फैसले पर पुनर्विचार या रिकन्सिडर करने बोला फैसले को। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष पनप रहा है जिसके रीजन में फार रीचिंग रैमिफिकेशंस होने की संभावना है? विनायक जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इसमें पहला जो आपका सवाल है कि किस हद तक अफ़गान हमलावर ज़िम्मेदार हैं या अफ़गानिस्तान ज़िम्मेदार है इन अटैक्स के लिए, ये बिल्कुल सही है कि अटैक्स जो जिहादी तंजीमें कर रही हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, आईसिस हो या और कोई तंजीम हो, ये फैक्ट है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये ग्रुपों ने पनाह लिया है और वहाँ से अपने हमले माउंट कर रहे हैं बलूचिस्तान के उत्तरी हिस्सों में और खैबर पख्तूनख्वा में। अब लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है और पूरी कहानी अगर हम समझें तो उसमें ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान भी इस क्राइसिस के लिए ज़िम्मेदार है। कई सारे जो ग्रुप्स हैं आज की तारीख में अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान पे आज हमला कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान सरकार ने कई दशकों से पनाह दिया है और इनकरेज किया है। अगर 9/11 के पहले की हालात देखें तो बहुत सारे पाकिस्तानी जिहादी उस वक्त अफ़गानिस्तान गए थे, जो पाकिस्तान में अलग अलग तंजीमें जैसे लश्कर जंगवी था या दूसरे ग्रुप्स थे जो एंटी शिया ग्रुप्स थे या फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स थे, उनके फाइटर अफ़गानिस्तान जाने लगे ट्रेनिंग के लिए और वहाँ अलकायदा और दूसरे ग्रुप्स के साथ लड़ने के लिए। और उस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह खुश था 2 वजहों से कि एक तो ये मुसीबत हमारे सर से हट गई है, अफ़गानिस्तान चले गई है, और दूसरी वजह थी कि हमारी एक प्रॉक्सी आर्मी है जो वहाँ हमारी इन्फ्लुएंस की बहुत बड़ी सोर्स है।
9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की सरकार ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी जिहादियों को हटाया। ये एक मशहूर किस्सा है जो डिनाई किया जाता है ऑफिशियली, लेकिन कई किताबों में इसका ज़िक्र किया गया है कि कुनर में जो पाकिस्तानी जिहादी फंसे गए थे उनको बचाने के लिए पाकिस्तानी जहाज़ उठाए गए। ये एक एयरलिफ्ट ऑफ ईवल कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने जहाज़ कुनर में उतरवाए और नदर्न अलायंस के फ़ाइटरों से बचाया इन लोगों को। ये गए वापस पाकिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में अपने छोटे छोटे, मतलब जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट है, वैसे ये छोटे छोटे अपने एमिरेट्स बनाने लगे, लूटमार करने लगे, वहाँ के लोकल पश्तून आबादी को भी काफ़ी सताया, पुराने पॉलिटिशियंस को ख़त्म किया। हालात फिर वहाँ तक बिगड़ते गए कि पाकिस्तान को मिलिट्री ऑपरेशन स्टेज करने पड़े। फिर दोबारा ये जिहादी अफ़गानिस्तान चले गए और दोबारा पाकिस्तान खुश था क्योंकि ये तालिबान के रैंक्स में वहाँ बस गए। अब इस्लामिक एमिरेट बनने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अब ये फ़ाइटरों को तालिबान किसी तरह संभाल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आखिर तालिबान को पाकिस्तान ने बहुत समर्थन दिया था। उस वादा को तालिबान ने पूरा नहीं किया है। हमें ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं हुआ है, क्या तालिबान वाकई इनको बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान को एक तो इस क्राइसिस को पैदा करने में अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी और इस पे सोचना होगा कि आखिर हमने इन फाइटर्स को क्यों पनाह दिया इतने सालों को। दूसरी बात है कि ये 17 लाख शरणार्थी जो पाकिस्तान में रहे हैं, ये कोई फ्री में नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सालों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कहा है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ बहुत आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से असिस्टेंस मिला है, ग्लोबल कम्युनिटी से असिस्टेंस मिला है। आज की तारीख भी बहुत इंटरनेशनल एजेंसीज़ वहाँ काम करती हैं। तो हाँ, पाकिस्तान पे एक बोझ तो रहा है रेफ्यूजीज़ का, बहुत बड़ा बोझ रहा है, लेकिन ये बोझ को पैदा करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिर पाकिस्तान समर्थन जिहादियों को ना देती तो अफ़गानिस्तान को से इन लोगों को कभी छोड़ के यहाँ आना नहीं पड़ता और ये हालात बनती ही नहीं। जी, अगला सवाल संकल्प का है। हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं इस्लामाबाद के नज़रिए से ये फैसला समझदारी भरा है। तालिबान के नेतृत्व वाला अफ़गानिस्तान एक पपेट स्टेट ही बनने वाला था। पाक सेना उनकी पेट्रन रही है, लेकिन तालिबान ने इस्लामाबाद के प्रति टोटल डिसरिगार्ड दिखाया है। वो बोल रहे हैं क्या एविक्शन नोटिस इस बात का एक्सेप्टेंस है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ की खोज बैकफायर कर गई है? अब प्रैक्टिकली क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के सामूहिक निष्कासन को अंजाम देने का वेरविदौल या साधन है? क्या इससे TTP विद्रोह नहीं भड़के? वो बोल रहे हैं सिरना होटल में एक शानदार टी पार्टी से चीजें पाकिस्तान की गर्दन पर कसते तालिबान के फंदे तक कैसे पहुंची? पाक अब इस्लामिक आतंकवाद को लेवरेज करने में असमर्थ क्यों है? वर्षों तक हर तरफ से खेलने के बाद क्या पाकिस्तान ने आखिरकार सभी पार्टियों का विश्वास खो दिया है? संकल्प, थैंक यू सवाल के लिए और दोबारा प्रोग्राम पे सवाल हमें भेजने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। संकल्प हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, जिस टी पार्टी की जिक्र कर रहे हैं वो उस टी पार्टी की बात कर रहे हैं जो जिसमें जनरल फैज़ जो ISI के फॉर्मर चीफ थे वो गए थे काबुल के गिरने के कुछ ही दिन बाद, और वहाँ जनरल फैज़ बड़े शान से पेश हुए जैसे वाइसरॉय पेश होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फतेह हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि संकल्प कह रहे हैं, ये पूरा प्रोग्राम काफ़ी बुरी तरह बैकफायर हो गया है और इसकी वजह मेरे ख्याल से संकल्प 2-3 हैं। एक तो है कि तालिबान पपेट तो था पाकिस्तान का, लेकिन ये बड़ा अजीब सा पपेट था। वो कहते हैं कभी कभी द टेल वैग्स द डॉग, और ये इस टाइप का पपेट था जो किसी की कभी बात नहीं माना है। तालिबान के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं। एक सदर्न तालिबान है जो मेन तालिबान की मौलाना हिबतुल्लाह की लीडरशिप में है। हक्कानी गुट के अलग फैक्शंस हैं, उसके ऊपर से अलकायदा से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, नदर्न ग्रुप्स हैं, और ये सब पाकिस्तानी फाइटर्स को, पाकिस्तानी फंडिंग को यूज़ करते हैं अपने फैक्शनल स्ट्रगल्स में। एक तो ये वजह है। दूसरी बात है कि ये तालिबान की लीडरशिप को भी एक एसेट मिल गया है कि वो पाकिस्तान को दिखाते हैं कि देखो हम आपकी हर बात पे नहीं चलेंगे, अगर आप
हमें ज़्यादा स्क्वीज़ करोगे या ज़्यादा पुश करोगे तो हमारे पास भी आपको दर्द पहुंचाने के साधन है, और वो स्ट्रेंजली वही साधन है जो पाकिस्तान पहले यूज़ करता था अपने फोर्सेस को बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान में। लेकिन थर्ड और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर है कि अफ़गानिस्तान में सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वीक रही है। सदर्न अफ़गानिस्तान एक वास्ट टेरिटरी है जियोग्राफिकली, और उस टेरिटरी में अंग्रेज़ों के ज़माने से कोई मतलब एज सच सेंट्रल रूल नहीं रहा है। एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तीर्थंकर रॉय, और उनकी रॉय साहब की एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें हाइपोथेसिस है जी। कि एक टाइम पे अफ़गानिस्तान और उसके इर्द गिर्द के एरिया, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, काफ़ी एफ्लुएंट एरियाज़ होते थे क्योंकि ट्रेड के कारवान हिंदुस्तान से सेंट्रल एशिया उसके थ्रू जाते थे और वहाँ के रूलर्स उसकी टैक्सेस ले पाते थे जी। लेकिन बड़े कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ बनने के बाद, कलकत्ता, बॉम्बे के आने के बाद, जब ट्रेड मेनली शिप से जाने लगा, ओशियानिक शिप से यूरोप तक, तो ये कारवान के रूट ख़त्म हो गए और इस एरिया की मेन जो आमदनी थी उसका साधन ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे वहाँ वॉरलॉर्डिज़म का फिनोमिनन पैदा हो गया। तो बैंडिट्री, क्रिमिनलिटी, ये सारी चीज़ें चलने लगी। इनफैक्ट एक बहुत फ़नी कॉलोनियल मेमोयर है 1890s का, जिसमें लिखा जाता है कि नदर्न बलोचिस्तान के एरिया में लोग थीव्स को बड़े कंटेम्प्ट से देखते थे कि ये चोर है, लेकिन स्मगलर का बहुत इज़्ज़तदार पेशा माना जाता था कि तस्करी कर रहे, कोई चोर थोड़ी ना है। तो आज की तारीख भी उस एरिया में ड्रग्स का ट्रेड है, इलीगल माइनिंग का ट्रेड है, जो भी ट्रक आते जाते हैं पाकिस्तान से सामान लेते हुए उनसे पैसे लेते हैं। अब उनको तालिबान कह लो या कुछ भी कह लो, लेबल कुछ भी लगा सकते हैं, कल अपने आप को इस्लामिक स्टेट बुलाएंगे या कुछ और बुलाएंगे जी। लेकिन ये वॉरलॉर्डिस्ट फोर्सेस हैं जो उस एरिया में आज की तारीख भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, और तालिबान भी नहीं चाहेगा कि ये ख़त्म किया जाए। रेवेन्यू का एक मेन साधन है, वहाँ कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी तो बनने नहीं वाली, कल चाहे ये बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए जाए माइनिंग के और इसके और उसके, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान, ना कोई एक्सटर्नल पावर चाइना जैसा इसको संभाल पाएगा। पाकिस्तान ने ये प्रॉब्लम को पाला, वेपनाइज किया, जो छोटा एक रीजनल प्रॉब्लम रहता अब वो एक नेशनल प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, जिसका एब्सोल्युटली मुझे कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया था। क्या ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा और भारत का सी बढ़ेगा अफगानिस्तान में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिनाई कर रही है कि उनके वजह या उनके लैक ऑफ सपोर्ट के वजह एम्बेसी को बंद किया जा रहा है जी। और एक दो कॉन्सुलेट्स हैं अफ़गानिस्तान के दूसरे शहरों में, जैसे कि बॉम्बे में, जो कह रहे हैं कि वो अपना काम चलाते रहेंगे। अब इसमें दो तीन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के मिशन में जो मतलब पिछले सरकार का था, या अफ़गानिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक की एम्बेसी थी, उसके धीरे धीरे एक एक करके एम्बेसी के ऑफिशियल सारे बाहर चले गए हैं। उनको असाइलम मिल गया है कनाडा या यूनाइटेड किंगडम में, एंड नेचुरली अब वो अपने देश में तो कभी वापस जा नहीं पाएंगे क्योंकि तालिबान आ गई है, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है बाहर जाने के लिए वो उन्होंने ले ली है, और धीरे धीरे एक एक करके ऑफिशियल सारे चले गए हैं। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नेचुरली क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो गया तो एम्बेसीज़ की फ़ंडिंग भी साथ साथ ख़त्म हो गई है। अब कुछ इनफॉर्मल रिश्ते रहे हैं तालिबान के गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यहाँ के एम्बेसी के साथ, वीज़ाज़ के इशुएंस में और पासपोर्ट्स के रिन्यूअल्स में, लेकिन वो फंडिंग नहीं भेजते हैं। और क्योंकि वो मिशन की कोई अथॉरिटी नहीं है, तो भारत का भी कोई नेचुरली इंटरेस्ट नहीं है कि उसमें कोई बहुत पैसे खर्च किए जाए या एड में कुछ पैसे दिए जाए एम्बेसी को रखने पे। तो ना उनका इंटरेस्ट है ना भारत का इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरी इसमें मतलब दूसरा पहलू इसका ये है कि आज की तारीख दुनिया का कोई मुल्क अफ़गानिस्तान के तालिबान रेजीम को रिकग्नाइज़ नहीं करता है, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन उनको देने को राज़ी नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वहाँ अपने दूतावास रखे हुए हैं, एम्बेसडर्स हैं,
लेकिन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तालिबान रेजिम का नहीं है, ना यूनाइटेड नेशंस उनको देता है। चीन भी, जिसने बहुत कोशिश की है तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, वो भी डिप्लोमेटिकली तालिबान रेजिम को रिकग्नाइज अभी तक नहीं किए है। और इसकी कई वजह है, जैसे कि आप जानते हो वहाँ औरतों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत ब्रूटल क्रिमिनल लॉज इम्पोज हुए हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहता है कि ये तालिबान को कुछ नॉर्म्स और नियम कायदे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है पहले उनको स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद ही रिकग्निशन दिया जाएगा। तो भारत का एक मिशन है, लेकिन बहुत छोटा है। मेरे ख्याल से यहाँ मिशन होने ना होने का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उतना नहीं है, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के जबकि कुछ सिक्योरिटी रिश्ते हो सकते हैं, तालिबान और भारत का कोऑपरेशन हो सकता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और ये सब इंटरेस्ट है। बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिक रिश्ता नहीं है। और फ़िलहाल भारत अफ़गान स्टूडेंट्स को, मेडिकल पेशेंट्स को कोई बड़े पैमाने पे हम वीज़ा नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा वहाँ मिशन के लिए काम भी नहीं है। और मेरे ख्याल से भारत वही करेगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इवेंचुअली डिसाइड करेगा। जिस वक्त बाकी मुल्क रिकग्नाइज़ करेंगे अफ़गानिस्तान के रेजिम को, उसी वक्त भारत वहाँ फुल फ्लेजेड वहाँ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ अपने शुरू करेगा। अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का है, ये भी हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स में तालिबान इतना असर्टिव क्यों हो गया है, इसका कारण क्या है, कौन सी चीज़ उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना रही है? इसका एक ही जवाब है मेरे ख्याल से, जो पहले मैंने जिक्र भी किया था, और उसका नाम है ओपियम। अफ़गानिस्तान में चाहे ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बहुत छोटी रही है, ड्रग्स का बहुत पैमाने पे इनकम रहा है। उस ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मिलिट्री अफसर्स पाकिस्तान के ये बहुत प्रॉफिट किए हैं। इनफैक्ट मतलब एक पूरा ये कहा जाता है कि कराची के स्टॉक एक्सचेंज के एक टाइम पे जो बहुत इजाफा था, बहुत प्रॉफिट था, वो इसी वजह था कि ड्रग्स के पैसे लॉन्डर हो रहे थे। और वो आज की तारीख भी चल रहा है। दुनिया में दो बहुत बड़े हेरोइन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, एक भारत के पूर्व में यानी म्यांमार, और भारत के पश्चिम में अफ़गानिस्तान। तो ये ड्रग इकोनॉमी के वजह तालिबान बहुत सारे अपने एक्टिविटीज़ कर पाता है, चाहे मुल्क की ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी पूरी तरह ख़त्म है। और इनमें कॉन्फिडेंस है कि कल कोई सैंक्शंस लगे या कुछ और भी हो तो एंड में इनका कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। ये मेरे ख्याल से उनका असेसमेंट काफ़ी हद तक सही भी है। जैसे हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका में कोकेन ट्रैफिकर्स है, उनको यूएसए 25 साल से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वॉर ऑन ड्रग्स रहा है, उनकी एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई है, आर्मी इन्वॉल्व हुई है, लेकिन जब तक कस्टमर उस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार है तो उनको ख़त्म करना असंभव है। और जब तक यूरोप में हेरोइन का डिमांड रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान का सॉल्व नहीं होगा। चाहे तालिबान हट जाए और कोई और ब्रांड नेम आ जाए, प्रॉब्लम तो वही का वही रहेगा और उसको संभालना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। अगला सवाल आदित्य करूँगी, हमारे रेगुलर मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि जिस दिन से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की समस्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा विवाद से लेकर अमेरिका द्वारा अब पाकिस्तान का पक्ष न लेने जैसी बात हो, जैसा वो पहले पक्ष लेते थे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते उस दिन से ख़राब हो गए जब पाकिस्तान चीन के करीब आ गया, या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने अब अफ़गान क्षेत्र में रुचि खो दी है? आदित्य, चीन का फैक्टर एक ये बड़ा अहम तो है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में होता तो आज मैं थोड़ा स्माइल कर रहा होता, क्योंकि ये सारी मुसीबत उन कंट्रीज़ को झेलनी पड़ रही है जो बहुत इंटरेस्टेड थे कुछ साल पहले कि अमेरिका जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान से निकले जी। और वो कंट्रीज़ कौन है? नंबर 1 चाइना। चाइना कभी नहीं चाहती थी कि यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान में रहे, क्योंकि उनको लगता था कि उससे यूएस का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बहुत बढ़ेगा। और चाइना ने, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाए, BRI में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए, और एफ़र्ट यही था कि पाकिस्तान की मिलिट्री अमेरिका के ज़्यादा करीब ना आए और धीरे धीरे अमेरिका स्क्वीज़ आउट हो जाए अफ़गानिस्तान से। और वो उस एफ़र्ट में सक्सेसफुल रहे। तालिबान की आखिर विक्ट्री हुई और अमेरिका हट गया।
दूसरा मुल्क है रूस, जो उन्हीं वजहों से नहीं चाह रहा था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहे। और आज जो इंस्टेबिलिटी रीजन में पैदा हुई है वो सबसे असर कर रही है सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स में, जहाँ रूस और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और तीसरा मुल्क है ईरान, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ था। उनको लगता था कि इनकी न्यूक्लियर नेगोशिएशंस जो है उसमें फ़ायदा होगा, प्रेशर बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स पे। लेकिन आज उनको अफ़गान रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे झेलनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में घुसी, उनने बहुत सारी गलतियां की। एक तो ये गलती हुई कि उनने जल्द से जल्द एक स्टेबल रेजीम नहीं बनाई। दूसरा, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनाया जिसमें सारे एक्टर्स शामिल थे। और थर्ड, इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि वो इराक़ में और दूसरे जंगों में फंस गए। लेकिन आज की तारीख, क्योंकि वो हट गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, मतलब ये बहुत अच्छा सिचुएशन है उनके लिए कि वो पीछे बैठ के देख पा रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मुझे लगता है कि ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 99 में जब कू किया था और नवाज़ शरीफ की सरकार हटाई, तब से यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते उसी वक्त दिख रहा था कि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इंडिया का काफ़ी साथ दी, कारगिल वॉर में बहुत प्रेशर लगाया था, वो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शिफ्ट होने लग गया। लेकिन 9/11 एक तरह से जनरल मुशर्रफ के लिए फ्री गिफ्ट था, क्योंकि यूएस रीजन में घुस गया और मजबूरन उनको पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट करना पड़ा। जैसे कि उनको अफ़गान जिहाद के बाद यही हुआ था कि जिमी कार्टर के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की मिलिट्री को काफ़ी काट दिया था, लेकिन फिर सोवियत इन्वेजन हुआ और बहुत बड़ी स्केल पे कोल्ड वॉर के कंसिडरेशंस की वजह यूएस को पाकिस्तान को सपोर्ट देना पड़ा। अब हालात बदल गए हैं और यूएस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या जो बाइडेन, जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको बहुत करीब से जो ह्यूमिलिएशंस पाकिस्तान ने इनके सर पे डाले वो देखे होंगे। उनने ये देखा होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान यूएस का एड ले रहा था, वो उसी वक्त तालिबान को समर्थन दे रहा था जो अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था। तो क्या जो बाइडेन के दिमाग में ये बात है कि अब मेरा मौका है, मैं आपको दिखाऊंगा? मे बी। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी आया है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में गलत साइड पे पहुंच गया है। उसकी कोई अहमियत नहीं बची। कोई नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर पावर क्रम्बल करके ख़त्म हो जाए और अणुबम किसी जिहादी ग्रुप के हाथ में पड़ जाए कल। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सर के पानी के ऊपर रखेंगे, लेकिन और ज़्यादा सपोर्ट उनको नहीं मिलने वाला। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।